अभी तक के इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइनिंग बेसिस के अंतर्गत हमने काफ़ी कंसेप्ट समझे सीखे, और इसके अंतर्गत हमने देखा कि कौन कौन से कोर्सेस हैं। सबसे फर्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और टेली, ये चार कोर्स है। और अधिकतर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करें तो अधिकांशतः इन्हीं कोर्स की आवश्यकता है या यही कोर्स रन कर रहे हैं फिलहाल। यदि कहीं कोई इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि हमारे अन्य कोर्स है, तो कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। अन्य कोर्स के लिए भी ऐसा कैसा सेम डेटा शीट तैयार हो जाएगा, उसमें नया कुछ नहीं है। यानी थोड़ा सा हमें सीट का डुप्लीकेट तैयार करना होगा, और फिर हम उस डुप्लीकेट सीट के ऊपर अपना डेटाबेस रख पाएंगे। तो किसी इंस्टीट्यूट की यदि ये डिमांड है कि हमें इस कोर्स के अलावा भी कोर्स डिफाइन करना है, तो वो डिजाइन कर दे। इसके अलावा उस कोर्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर दे, जैसे बीसीए कोर्स हो गया, और टोटल फीस जो भी बीसीए का होगा वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो बीसीए के तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो रिकॉर्ड है उनका, वो पूरा एक डेटा सीट पर होगा। एक डेटा सीट पर डेटा होने से ये बेनिफिट है कि इन फ्यूचर आपको जब भी किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है वो ले पाएंगे। स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए जैसे डीसीए का हम स्टूडेंट पे रिकॉर्ड पर गए, तो यहाँ से आप ये पता कर पाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस सेशन का है। उनके ईयर यहाँ पे आ रहे हैं, उनके सेशन यहाँ पर आ रहे हैं, उनके कोर्स तो आ ही रहे हैं, क्योंकि कोर्स उसी जो कोर्स है वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एक वेल डेटाबेस यहाँ पर तैयार है। ठीक है, इन फील्ड में भी कोई करेक्शन आप चाहते हैं तो फील्ड बढ़ जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। और मूलतः हमें इन्हीं फील्ड की आवश्यकता है, तो ये इसमें है ही। एड्रेस भी है, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम भी इसमें है, माता के नाम की आवश्यकता बहुत कम आवश्यकता लगती है इंस्टीट्यूट में। तो वो हमारे पास विश्वविद्यालय का जो एनरोलमेंट होता है वही वो कहीं ना कहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट में हमारे पास कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती है। लेकिन मूल जिन की आवश्यकता है उनको ही हमने रखा है, अननेसेसरी नहीं रखा है, जिससे हमारा एडमिशन के समय जो टाइमिंग है वो भी कम लगेगा, और डेटा एक्सेसिंग मेथड में भी टाइमिंग बहुत कम लगेगा। चलिए, तो ये डीसीए का डेटाबेस पूरा हुआ है, इसी प्रकार पीजीडीसीए का है, इसी प्रकार टैली का है, और इसी प्रकार सीपीसीटी का है। ठीक है, तो जो भी एडमिशन लेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऑल रिसिप्ट हमारे पास पूरा है ही। कोर्स वाइज हमने यहाँ पर फीस निकाल रखा है, और उसके अकॉर्डिंग डीसीए की टोटल फीस हमें कितना आया वो निकल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पीजीडीसीए का आ जाएगा, और इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो सीपीसीटी प्रोटेक्टेड सीट है, हम अनप्रोटेक्ट कर देंगे इसको फिलहाल के लिए। तो यहाँ सीपीसीटी और टेली का भी टोटल फीस आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 3 रिसिप्ट ही बने हुए हैं यहाँ पर डीसीए के, तीनों ही डीसीए के ही स्लिप हैं, इसलिए यहाँ पर डीसीए में आ रहा है। यदि हम एक फी स्लिप पीजीडीसीए का यहाँ पे बनाते हैं, कोर्स के अंतर्गत जाएंगे, पीजीडीसीए को सिलेक्ट करेंगे, और कितनी फीस यहाँ पर हमें डिपॉजिट करना है, जैसे 6500 किसी स्टूडेंट का, यानी हर्ष सिनेमा का हमें फीस जमा करना है। सेव करेंगे तो यहाँ पर हर्ष की टोटल फीस जमा हो गई है, और टोटल ऑल रिसिप्ट में जाएंगे तो पीजीडीसीए का फीस आ गया हमारे पास 6200। तो इनकम का भी हमने यहाँ पर बेस बनाया है, जो आय होती है, वो जो इनडायरेक्ट आय है वो यहाँ पर रखा है। इनकम एक्सपेंसेस की एक बैलेंस शीट बनाई है, जहाँ पर हमने एक्सपेंसेस का एक स्लिप बना दिया है, और यहीं पर एक पैराग्राफ दे दिया है। चाहे तो जैसा फी स्लिप है ऐसा अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डेटा शीट ना बढ़ा करके एक पे ही ये मेंशन कर दिया। तो जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर डालेंगे, जिसका हमने बार बार अन्य वीडियो में भी जिक्र किया। जैसे बिल्डिंग रेंट है, हमारा बिल्डिंग रेंट है 12,500। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, अभी बिल्डिंग रेंट हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है। हम पेमेंट कैसे दे रहे हैं? वाया बैंक से दे रहे हैं, तो एक्सपेंसेस में बैंक में अभी 3,000 है। जैसे ही हम 12,500 यहाँ पर डालेंगे, आप पाएंगे कि 15,500 रुपये यहाँ पर हो गया है। तो जिस अकाउंट से गया है उसमें से यहाँ पर ऑटोमेटिक ही माइनस हो गया है। तो ये हमारा होना चाहिए, यदि केस गया है तो केस में से माइनस हो जाएगा,
यहाँ पर आ गया है हमारा बिल्डिंग रेंट जो हमने पे किया है। अब ये जो फील्ड है ये हमारी ऑडिट की फील्ड है। एक इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने में आई है कि जब ऑडिट कराते हैं तो डेटाबेस क्या दिया जाए। यहाँ पर आप डेटाबेस इसी सॉफ्टवेयर से दीजिएगा। जो स्लिप आप दे रहे हैं स्टूडेंट को, वो स्लिप आपके स्टूडेंट के पास जा रही है और उसकी प्रति आपके पास यहाँ पर सेव हो रही है। हर दिन का आपका इनकम और एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस यदि हर दिन का होगा तो, नहीं तो इनकम होगा तो वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी और आपको उलझने नहीं रहेगी कि वित्तीय वर्ष का कौन सा ट्रांजेक्शन। हाँ, बस शर्त है कि जो भी पेमेंट आप बैंक से करते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, यानी उसका स्लिप एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करना है। और जो फी स्लिप आप स्टूडेंट की देंगे वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्टूडेंट की फी स्लिप में एक विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि जो पैसा बैंक से आया है वो बैंक में डालना नहीं। बैंक में आया, यदि किसी स्टूडेंट ने हमें बैंक में पेमेंट किया है तो बैंक सेलेक्ट करना है, और यदि किसी स्टूडेंट ने कैश दिया है तो कैश सेलेक्ट करना है। जैसे यदि यही स्टूडेंट हर्ष नेमा का बाकी का फीस 3,000 रुपये बैंक में आया है तो यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करके और अमाउंट को डालना है, देन आपको सेव को क्लिक करना है। जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे तो ये स्लिप भी निकल जाएगी और ये रिकॉर्ड हमारे पास पूरा सेव हो जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता, डेटा आपका आपके सिस्टम में ही रहेगा, यहाँ पर डेटा चोरी नहीं होगा क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पर नहीं है। डेटा जो बेस बना है, जो सिस्टम बना है वो एक्सेल में बना है, तो वो पीसी एप्लीकेशन है, तो यहाँ आपके पास होना है। इन फ्यूचर आपको किसी भी डेटा पर कोई काम करना है, कोई मैसेज उनको पहुंचाना है, जिनकी फीस है उनका रिकॉर्ड रखना है, तो यहाँ से आप यानी डीसीए का डेटा आप कॉपी करिए और उसके साथ में कई अन्य सीट पर ले जाकर के आप जो भी कंडीशन के आधार पर डेटा सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। एक विशेषता ये भी इसकी है। ठीक है, अटेंडेंस के बेसिस पर हमने ये देखा कि हमारी अटेंडेंस सीट पे ही कितना किसका ड्यू है। जैसे हमारी अटेंडेंस सीट बताती है कि किस स्टूडेंट की कितनी फीस डिपॉजिट हो गई है, कितना ड्यू है, तो वो यहाँ पर पता चल जाता है। वैसे ही इसमें भी हमने ये मेंशन किया हुआ है, बखूबी ये बता देगा। अभी हमने जो फीस यहाँ पर बैंक में जमा की है इनकम एक्सपेंसेस की यदि हम बात करें तो हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया है वो यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास बैंक में माइनस में आ रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था असल में और हमने दे दिया। असल में तो जो हमारा बैंक अकाउंट होगा उसमें ऐसा होता नहीं है, तो हम एग्जैक्ट बैंक से मैच करके एंट्री करेंगे और बखूबी वो पेमेंट उसी आधार पर होगा। ठीक है, तो जो होगा वो यहाँ गलत हो गया, माइनस में आ गया है क्योंकि था नहीं, हमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था। फिलहाल के लिए यहाँ माइनस में दिखाएगा ही क्योंकि हमने उतना पेमेंट यहाँ पर दे दिया है। तो हम एक्सपेंसेस की सॉरी इनकम की बात करें तो बैंक में जो पैसा हमारे पास यहाँ आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस में माइनस में बता रहा है 7,500, क्योंकि हमने बैंक से ज़्यादा पेमेंट दे दिया था। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक और स्लिप बना देते हैं 4,000 की, 4,000 और बैंक से ही इनसे ले लेते हैं। बैंक में इन्होंने जमा किया तो इनकी फीस जो शेष है वो खत्म हो जाएगा और इनकम एक्सपेंसेस में जाते हैं तो अब हमारा 7,000 की जगह 3,500 ही बचा है। इसी प्रकार और भी कोई स्टूडेंट जिनका नंबर कोई भी हो सकता है, ये इनकी फीस 13,500 है। इस 13,500 में इन्होंने 5,000 रुपये हमें बैंक में दिया है। अब यहाँ पर हमारा बैलेंस मेंशन हो जाएगा। तो बैंक में हमारे पास क्लोजिंग अब 1,500 रुपये है क्योंकि हमने 14,000 हमें बैंक में मिला है, सॉरी 14,000 तो हमारे पास टोटल है केस और बैंक का। बैंक में जो जो अमाउंट आएगा वो यहाँ ऐड किया गया है। बैंक में कितना मिला है ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, बैंक और केस आई थिंक शायद निकाल भी रखा है, नहीं निकाला। ये डे का है, हर दिन का आपको केस बता देगा आज की फीस कितनी आई है। ठीक है, और यहाँ पर हम मेंशन भी कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें मेंशन कर देंगे बैंक से में कितना मिला है और केस कितना मिला है, ये भी इसमें आ जाएगा। और वो कुछ नहीं है, यहाँ पर केस का हमें एक स्टेटमेंट लगाना है। हालांकि यहाँ पर कंडीशन वही लग रखी लेकिन इसमें माइनस भी हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें हमें माइनस भी हो रहा है, इसलिए क्लोजिंग बता रहा है ये। ठीक है, बैंक में कितना है चाहे तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, पर हमने इसमें सब कुछ एक जगह लगाने पर थोड़ा सा इशू है। ये एक्सपेंसेस है, बैंक से कितना एक्सपेंसेस हुआ है, बैंक में कितना इनकम हुआ है, बैंक में कितना पैसा आया है वो यहाँ पर नहीं लगाया है। हम चाहें तो अभी लगा सकते हैं बैंक का इनकम, लेकिन यहाँ लगाएंगे तो सभी इंस्टीट्यूट को समझना हमारे लिए तो समझना आसान हो जाएगा, लेकिन उन अकाउंटेंट के लिए या उन ऑफिस मैनेजमेंट के लिए
जिन्होंने इसको तैयार नहीं किया, जो इसका यूज कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि हम इसको ऑल रिसिप्ट पर यही लगा लेंगे जहां हमने कोर्स का लगाया है, क्योंकि यहां हम बैंक और केस सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं है कि हम बैंक का और केस का पेमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है हमारा ऑडिट रिपोर्ट। तो ये जो फील्ड हमने लिया है ये ऑडिट की फील्ड है। यदि किसी ऑडिट में आपके यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फील्ड है तो आप उसको यहाँ डाल दीजिए, वो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप ये प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, इसको एडिट आप कर पाओगे, इस फील्ड को एडिट कर पाओगे, इस एडिट को आप फील्ड को एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर जो आप डेटा डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसी से रिलेट करता है हमारा ऑडिट रिपोर्ट। ये है हमारी ऑडिट रिपोर्ट। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत रिसिप्ट और पेमेंट ये सारा यहाँ पर मेंशन होना है। देखिए, रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस जो आपका रहेगा वो यहाँ पर डाल देना है। अब आती है फीस रिसिप्ट स्टूडेंट की। तो यहाँ पर फीस रिसिप्ट जो आया है वो हमारी इनकम से आया है, यानी यहाँ पर जैसे जैसे स्टूडेंट फीस डिपॉजिट करेंगे, चाहे वो बैंक से हो या केस हो, वो हमारी इनकम आ जाएगी। आप देखते हैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट का भी 14,000 यहाँ बता रहा है। यहाँ पर हमारे पास 5,000 रुपए और हम ऐड कर देते हैं वाया बैंक। ऑडिट रिपोर्ट में देखेंगे तो 14 और 5 19,000 हमारा हो गया। यानी आप जैसे जैसे आपकी इनकम आएगी वैसे वैसे इनकम यानी रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट में वो पेमेंट ऐड हो जाएगा। यदि आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो तो वित्तीय वर्ष के आधार पर मिलता है। हमारा कहना तो ये रहेगा कि उस अमाउंट को आप देख करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे 250 रुपये हमें बैंक में मिला, वैसे करंट अकाउंट है तो उसमें नहीं मिलेगा। माइक एक्सपेंसेस यदि इसके अलावा कुछ इनकम हुआ है तो वो आप डाल दीजिएगा, जैसे 5,500। और एक्स्ट्रा हमारे इसमें मिला था कोई अन्य सर्विसेज हो उसको आप डाल दीजिएगा। तो ये हमारा रिसिप्ट हो गया। लेकिन हमारा मूल रिसिप्ट क्या है? हमारी फीस जो हमें स्टूडेंट से प्राप्त होती है, तो वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बिल्डिंग रेंट हमने पे किया था, तो बिल्डिंग रेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गया है। अब हमारा जो भी अमाउंट है, जो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, पेमेंट हुआ है, यदि हम इसकी बात करें तो हमारी इनकम और हमारा एक्सपेंसेस इन दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो केस है उसमें से हम केस को माइनस कर देंगे। यानी हम यदि बात करें यहाँ पर केस पेमेंट की, बैलेंस इसका इनकम और एक्सपेंसेस के बाद हम यहाँ पर केस और बैंक का पेमेंट मेंशन करके चलना है हमें, ताकि दोनों पक्ष हमारे ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाए और जैसे जैसे एक्सपेंसेस हो वैसे वैसे ये टोटल भी हमारा होता चला जाए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि हमारे पास अब केस में क्लोजिंग कितना बचा है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो केस में क्लोजिंग कैसे बचेगा? तो केस में क्लोजिंग बचेगा हमारा एक्सपेंसेस के बाद। तो जो भी पेमेंट हमने केस में दिया है वो हमारा यहाँ पर माइनस हो जाना है। चलिए, तो हमें वही करना पड़ेगा कि हमने केस में पेमेंट कितना दिया और बैंक में कितना दिया। तो हम इनकम एक्सपेंसेस में आई थिंक हमने लगा रखा है, ये हमारा केस पेमेंट है और ये हमारा बैंक पेमेंट है। तो केस पेमेंट को तो हम यहीं से ले लेते हैं, केस पेमेंट जो जो हमने किया है, ठीक है। तो इक्वल एक्सपेंसेस है। अब हमारे पास केस में कितना था? तो केस में था हमारा 2,62,52 तो हम यहाँ पर लगाते इक्वल, इस अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे, ये हमारे पास केस में अवेलेबल है, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमने इस वर्ष एक्सपेंसेस किया। तो एक्सपेंसेस हमारा केस का ये रहा, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। तो इसको हमने एक्सपेंसेस केस लिख रखा है हमने, तो हमारे पास केस में बचा है 2,61,000 और 54 रुपए 54, ठीक है। असल में इस अमाउंट को हमें एक जगह और ऐड कर देना चाहिए जिससे हमें ये उलझन भी नहीं आए। कहाँ? हम अपने ओपनिंग में यहीं पे डाल देते, इनकम एक्सपेंसेस में यहाँ पर हमने बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन डाल रखा है, तो हम यहाँ पर देते हैं इक्वल और इस अमाउंट को डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये माइनस मैनेज हो जाएगा और यहाँ पर हम इस बैंक के बैलेंस को डाल देते हैं। ये हमारा क्या है? इक्वल लगा करके देना है। तो ये हमारा ओपनिंग है जो हमारी बैलेंस शीट में मैनेज किया हमने, तो यहीं से यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, इसको भी लॉक कर सकते हैं, यहाँ भी डाल दें या वहाँ। ज़्यादा अच्छा है कि हम ऑडिट रिपोर्ट में डाल के चले, तो हमें सिर्फ ओपनिंग डालना रहेगा, यानी सभी इंस्टीट्यूट को सिर्फ अपना ओपनिंग डालना होगा जो पुरानी बैलेंस शीट में बना हुआ है। ठीक है, वो यदि डाल करके चलते हैं तो बाकी का मामला हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब हमारे पास केस में और बैंक में क्लोजिंग कितना बचा है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इनकम एक्सपेंसेस को रख रखा है, क्लोजिंग बैलेंस हमने बना रखा है। तो आई थिंक हम यहाँ का एड्रेस देख करके देखते हैं। ये एक प्रैक्टिकल से है जो हम देख रहे हैं, इसमें अभी कई करेक्शन हो सकते हैं। जब तक कि हमारा जो हम एक्चुअल चाहते हैं वो नहीं आ जाता, तब तक हमें संशोधन करना होगा, क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए एनालिसिस किए जाते हैं, उसका प्रैक्टिकल्स किया जाता है, तब जाकर के एक सॉफ्टवेयर बनता है। चाहे जितने भी जितनी कोई भी बड़ी कंपनी हो या जो सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलप कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलप करते हैं रिक्वायरमेंट के आधार पर और उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट टीम एक अलग होती है जो बार बार उसको टेस्ट करती है। तो प्रैक्टिकल्स करना है प्लस उसको टेस्टिंग भी करना है कि क्या एक्चुअली में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर केस का बैलेंस देते हैं इक्वल, और केस है हमारा क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस हमारा केस है ये वाला, और बैंक तो इक्वल हम यहां से दे देते हैं बैंक का, ये बैंक का। तो यहां कुछ डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट क्या आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है हमारा एक्सपेंसेस, आई थिंक माइनस नहीं हुआ क्या, यहाँ पे माइनस हो गया है। और इधर हम देखते हैं पहले, हमारा यहाँ पर बचा है टोटल 28,000, सॉरी 2,85,000, और एक्सपेंसेस को इसमें माइनस कर दें, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग में से एक्सपेंसेस तो हमारा माइनस ऑलरेडी हो ही रहा है, जो क्लोजिंग बचा है उसमें हमने ये कंडीशन पहले ही लगा रखा है कि ये माइनस हो जाए। यहाँ पर क्या क्या कमी है उसको हम देखते हैं। असल में ये स्टूडेंट फीस जो है ये यहाँ पर गलत आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी इनकम इनकम पर आना चाहिए। तो हमने इसमें किसका एड्रेस दे दिया है वो एक बार थोड़ा सा देख ले। इसमें इनकम L5, और L5 में क्या डाल रखा है, इन L5 में हमने टोटल डाल रखा है, ये गलत है। ये तो बैंक का है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की जो फीस है ये यहाँ नहीं आएगी, तो हमारे पास यहाँ आएगा यहाँ केस आ गया है, ये ओपनिंग था। यहाँ पर अब जो फीस आएगी वो है, तो अब फीस कहाँ आ रही है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो अब जो फीस आ रही है वो हमने यहाँ पर नहीं लगा रखी है, तो हमें ये लगाना ही पड़ेगा केस और बैंक में कितना पेमेंट आया। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं केस और यहाँ बैंक, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं केस और बैंक वाले में वैल्यू है कि नहीं है। यहाँ नहीं है वैल्यू, यहाँ केस लिखा है, यहाँ बैंक लिखा है, यहाँ बैंक और ये अमाउंट है, यानी इसके आधार पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। चलिए तो हम लगा ही लेते हैं कंडीशन, इक्वल सम इफ रेंज। तो रेंज कहाँ है हमारी, तो हमारी रेंज है बैंक में, यहाँ डी में, तो हम देंगे डी, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा केस है, केस लेंगे, कॉमा वैल्यू, तो वैल्यू हमारी सी में है, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो ये 13,500 आ गई है फीस केस में, और बैंक में हमारे पास आया है 22,000 रुपये, ठीक है। और केस और बैंक का ही पेमेंट हमारे पास टोटल स्टूडेंट का आएगा, चाहे किसी भी कोर्स का हो। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं सम कोष्टक ये दोनों, गलत लगा दिया यहाँ पर, यहाँ लगाना है, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं इतने को।
बोल्ड भी कर देते हैं इसको, और आउटलाइन आउटसाइड में आउटलाइन, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। और भी डिजाइनिंग में हम करेक्शन कर लेंगे। यानी 35,500 इस सेशन की फीस आई है, और यही हम स्टूडेंट फीस रिसिप्ट में इक्वल डाल देंगे। ऑल रिसिप्ट का एड्रेस ये अमाउंट, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा डिफरेंट कहाँ आ रहा है, तो अभी हमें ये असल में पहले का है, ठीक है, तो ये अभी एक्सपेंसेस इनकम हुआ नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम। अब जो हमने जो हमारे पास इनकम आई है उसमें से हमारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्सपेंसेस, अब ये जो इनकम है ये असल में हमारे इस अमाउंट में भी जुड़ना चाहिए, नहीं हमारे पास ये टोटल है तो बैंक का बैंक में ऐड हो जाए और केस का केस में ऐड हो जाए, ये भी हमें करना है। तो अभी जो फीस आ रही है उसमें ये अमाउंट ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये असल में क्लोजिंग है तो ये माइनस तो हो रहा है। फिलहाल के लिए हम इन सभी को एक बार जीरो करके देख लेते हैं। ओपनिंग हमारा यही रहेगा, तो हम जीरो कहाँ क्या क्या करेंगे, ऑल रिसिप्ट, हमारे पास कोई फीस नहीं है अभी, और इनकम एक्सपेंसेस में यहाँ से है हमारे एक्सपेंसेस, तो हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई फ़िलहाल एक्सपेंसेस नहीं है, ये भी हम जीरो कर देते हैं। और हमारा ओपनिंग जो वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग होगा वो हमारा इस वर्ष का ओपनिंग होगा, तो वो भी हम इसमें चढ़ा देते हैं। सॉरी, तो क्या करना होगा, ओपनिंग भी हमें चढ़ाना होगा हमारी ऑडिट रिपोर्ट में से। तो सभी इंस्टीट्यूट को भी ये भी काम करना होगा कि जो भी आपका पिछले वर्ष का क्लोजिंग है वो इस वर्ष का ओपनिंग होगा, तो वो यहाँ पर चढ़ा देना है। ऑडिट रिपोर्ट में है हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग, ये क्लोजिंग सही है इसका, ये हमारे पास टोटल अमाउंट 266 यहाँ पर है, तो हमने ऑडिट फीस से इसको ऐड कर दिया। अब हम यदि देखें, देखिए अब एक और चीज आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, हमने इतना जो किया इसमें यह है कि ये दोनों ही अमाउंट एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। अब जो इशू आएगा या उस कंसेप्ट को जो समझना है वो ये समझना है कि जो फीस रिसिप्ट आई वो इधर भी आएगी और वो इधर भी जुड़ना चाहिए। तो यदि किसी स्टूडेंट ने 1,000 रुपए या 5,000 रुपए हमें ऐड किए, जैसे अभिषेक की 5,000 रुपए हम यहाँ पे जमा करते हैं, तो इस 2,66,000 में 5,000 रुपए हमारे ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है ना, या 66,000 है तो 4,000 का ही हम एक रिसिप्ट बना लेते हैं, बराबर एग्जैक्ट मैच करेगा ये। इसके बाद हम सेव को क्लिक करते हैं, तो इससे हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि क्या हमारा फीस मैनेजमेंट काम कर रहा है। ये देखिए अब यहाँ पर बैलेंस शीट दोनों तरफ का बराबर है। अब इसमें क्या कमी हो सकती है, तो फीस रिसिप्ट में तो कोई इश्यू नहीं है, इससे क्या हो रहा है हमारा रिसिप्ट जनरेट हो रहा है और बैलेंस शीट दोनों पक्ष बखूबी बराबर होते जा रहे हैं। तो पूरा वित्तीय वर्ष आपको देखिए कितना अच्छा मैनेज हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ कोई इशू नहीं है। यानी यहाँ पर आपकी फीस आई 1,000 रुपए या 4,000 या 5,000, जो भी फीस आई है वो रिसिप्ट आप स्टूडेंट को बना के दे रहे हैं और यहाँ पर ऑडिट आपका कंप्लीट होता जा रहा है। अब हम यहाँ पर सैलरी देते हैं, तो सैलरी देंगे तो सीधी सी बात है कि हमारी जो इनकम हुए है उसमें से ही माइनस होगा, ठीक है, तो यहां भी माइनस होगा और उसमें इस अमाउंट में से इधर भी माइनस, दोनों पक्ष में माइनस होना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए अभी हम 1,000 रुपए यहाँ पर सैलरी दे देते हैं, तो ये इनकम एक्सपेंसेस में हमने बनाया है और सैलरी हम बैंक से किसी से दे सकते हैं, 1,000 रुपए ही दे देते हैं यार, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में समझ में आ जाए सीधे सीधे। 1,000 रुपए का हमने सैलरी यहाँ पर पे किया, यहाँ पर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। ये 1,000 रुपए यहाँ आया है, बिल्डिंग रेंट सेलेक्ट हो गया शायद,
बिल्डिंग रेंट सिलेक्ट ही था, ये बिल्डिंग रेंट है, ठीक है। अब हम सैलरी सेलेक्ट करते हैं यहां से, ये सैलरी है, 1,000 रुपये हमने सैलरी दिया, यहाँ पर ऐड हो गया है। ऑडिट रिपोर्ट में जाकर के देखें तो सैलरी में 1,000 आ गया है और 275। अच्छा, इसमें केस में हमारे पास 262 बचा। अब हम एक बार केस भी देख लेते हैं, केस और बैंक को देख लेते हैं। बैंक में हमारे पास है 10,965 रुपये। अब हम यहाँ कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, तो 10,000 हमारे पास है बैंक में, इनकम एक्सपेंसेस में जाते हैं और 1,000 रुपये और सैलरी हम यहाँ पर दे देते हैं, ये 9,965 रुपये बचा है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैनेज हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस दोनों पक्ष के बराबर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इनकम, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये वही है, लेकिन इसको बैलेंस शीट में हमें 3 चीज चाहिए, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंस है वही, रिसिप्ट और पेमेंट का ही मामला, तो ये तो आसानी से ऐड हो जाएगा। अगला जो है वो है लाइबिलिटीज और असेट्स, इस पे हम नेक्स्ट क्लासेस में काम करेंगे, वर्किंग प्रोसीजर होगा। इतना आप करिए और एग्जैक्ट मैच करिए। इसमें आपको सबसे बड़ी विशेषता, आप अपने अकाउंटेंट को और आपके ऑडिटर को, जो ऑडिट कर रहा है आपका, उनको ये पेज निकाल के दे दीजिए, क्योंकि बाकी का प्रूफ आपके पास वेल है, सब सिस्टमेटिक है, और जितने बिल होंगे उनको आप फाइल में जमाते जाइए और डेट वाइज बस बना दीजिए। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आपका इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बहुत वेल तरीके से होगा, ज्यादा उलझन नहीं है। 2 काम आपको करने हैं, क्या, इनकम की रिसिप्ट जो स्टूडेंट को आप देंगे वो यहां पर देना है, एक्सपेंसेस के बिल जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको यहां पर चढ़ाना है। इससे आपका सब कुछ मैनेज होता जाएगा, ठीक है। तो और यूज करने में बहुत आसान है, कहीं से भी किसी भी पेज पर आप पहुंच सकते हैं। फॉर्मेटिंग और अन्य कोर्स ऐड की बात है तो वो सब कुछ मिल जाएगा, और उसका चार्ज मात्र 500 रुपए है। 500 रुपए के चार्ज में आप एक वेल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट यहां पर ले सकते हैं।